ड्रीम इज द रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस। तो जब रोड पता लग जाएगी आपको तो अनकॉन्शियस का पता लग जाएगा, अनकॉन्शियस आदमी को किस तरह गवर्न करता है। अब इसमें फ्रायड ने कहीं भी साइंस को नहीं छोड़ा है। कोई ऐसी एबनॉर्मल एनर्जी कहीं आत्मा से या कहीं भूत प्रेत से नहीं आती। फ्रायड बिल्कुल मोनिस्ट है, कंप्लीटली मोनिस्ट। जो फिजिकल एनर्जी सारे विश्व को चला रही है वो विश्व वाली एनर्जी कन्वर्ट कर दी जाती है फिजिको केमिकल एनर्जी में। तो बारिश ने फ्रायड को रोक दिया बेचारे को। अब वो बारिश कम हो गई तो फ्रायड जी आ गए दोबारा। हम फ्रायड क्या कर रहे थे कि फ्रायड की बहुत बड़ी देन जो है सारी मेडिकल साइंस को, वो अनकॉन्शियस की खोज है। जितने भी आपके दुनिया की फिलॉसफी है वो सभी ये मानते हैं कि माइंड जो है कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस ही माइंड का गुण है, और जहाँ कॉन्शियसनेस नहीं है वहाँ कोई मेंटल नहीं है चीज़। लेकिन फ्रायड ने देखा कि आदमी के जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसमें इतनी बारीकी से कई लोगों को देखा कि एक आदमी जब बात करता है तो वो अपनी उंगली हिलाते हुए क्यों बात करता है। उसने कहा उसके अनकॉन्शियस में कोई ऐसी इच्छा है जो उसको इस तरह से लोगों के सामने बात करने के लिए मजबूर कर देती है। उसको पता लगाना कि क्यों उंगली हिलाता है। कभी लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते थे, लेकिन ये जो एबनॉर्मलिटी है कि वो उंगली क्यों हिलाता है बात करते करते, कि अनकॉन्शियस ज़्यादा पावरफुल है कॉन्शियस से। आपकी जो कॉन्शियसनेस है इससे ज़्यादा पावरफुल है अनकॉन्शियस। कॉन्शियसनेस जागृत अवस्था के अंदर उसको कंट्रोल किए रहती है अनकॉन्शियस को, लेकिन जागृत के बाद जैसे ही आप सोने के जाते हैं एकदम अनकॉन्शियस का राज आ जाता है। अब ये अनकॉन्शियस से इससे पहुँचे अनकॉन्शियस पे, ये फ्रायड किसी ट्रेडिशनल मेथड से नहीं पहुँचे। यानी जो अनकॉन्शियस एनर्जी है वो कोई आत्मा में से निकल के नहीं आती, क्योंकि साइंस आत्मा को मानती नहीं। वो कोई ऐसी भी एनर्जी नहीं है जो भूत प्रेतों की पुराने लोग मानते थे कि इसकी उंगली क्यों हिलती रहती है, कोई ऐसी शक्ति है जो इसके ऊपर सुपरनेचुरल पावर छाई हुई है जो उंगली हिलाती रहती है, कोई भूत आया हुआ है इस तरह। तो ऐसी भूत प्रेत की बात भी फ्रायड नहीं रखते। फ्रायड अपने साइंटिफिक मेथड को उस चीज़ पर लागू कर रहे हैं जो बिल्कुल इरेशनल है। अब ड्रीम में क्या होता है कि आदमी ने सपने में देखा कि एक हाथी गाड़ी के अंदर चढ़ रहा है। भाई गाड़ी के डिब्बे में हाथी कैसे चढ़ जाएगा, लेकिन ड्रीम में ये भी पॉसिबल है। तो ड्रीम जो है वो आदमी की सारी अनकॉन्शियस को खोल करके रख देते हैं। ड्रीम इज द रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस। तो जब रोड पता लग जाएगी आपको तो अनकॉन्शियस का पता लग जाएगा, अनकॉन्शियस आदमी को किस तरह गवर्न करता है। अब इसमें फ्रायड ने कहीं भी साइंस को नहीं छोड़ा है। कोई ऐसी एबनॉर्मल एनर्जी कहीं आत्मा से या कहीं भूत प्रेत से नहीं आती। फ्रायड बिल्कुल मोनिस्ट है, कंप्लीटली मोनिस्ट। जो फिजिकल एनर्जी सारे विश्व को चला रही है वो विश्व वाली एनर्जी कन्वर्ट कर दी जाती है फिजिको केमिकल एनर्जी में। और फिजिको केमिकल बन करके बहुत सारी चीज़ों में, जैसे पेड़ है उसके अंदर फल जो हैं पकते हैं, तो फिजिको केमिकल एनर्जी कहाँ से कन्वर्ट होती है। ये फिजिकल एनर्जी तो एक सी है, लेकिन वो अलग अलग जो उसके अंदर गुण हैं पेड़ों के अंदर या बीज के अंदर, तो
आम मीठा बन जाता है और वहीं इसके पास नीम कड़वा बन जाता है। आम के अंदर जो है ये ऐसी चीज़ पैदा हो जाती है जो आपको खांसी पैदा कर दे, और नीम के अंदर ऐसी हो जाती है जो खांसी का इलाज कर दे। तो ये केमिकल चीज़ों को कन्वर्ट करने वाले कोई अल्लाह भगवान या कोई नहीं है, बल्कि फिजिकल एनर्जी ही कन्वर्ट हो जाती है अंडर कुछ सर्कमस्टांसेस में, जिसको हम सीड कहते हैं या सीड की क्वालिटी कहते हैं या सीड की प्रॉपर्टी कहते हैं, वो कन्वर्ट कर देती है उससे, वो उस फिजिकल एनर्जी को फिजिको केमिकल में कन्वर्ट कर देती है। फिर ये फिजिको केमिकल एनर्जी जो है ये कन्वर्ट होकर के प्योरली केमिकल एनर्जी बन जाती है। और केमिकल एनर्जी जो है सारी नेचर के अंदर केमिकल चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ये केमिकल एनर्जी बाद में फिर क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को जब पर कुछ विशेष कंडीशंस मिलती हैं तो ये बायोकेमिक बन जाती है। इसी में से बायोलॉजिकल चीज़ें पैदा होने लगती हैं, केमिकल चीज़ों में से बायोलॉजिकल चीज़ें, और इस तरह से बायोलॉजिक केमो से आकर के फिर बायोलॉजिकल प्योरली बायोलॉजिकल एनर्जी बन जाती है हमारे शरीर की बायोलॉजिकली। तो जैसे फिजिक्स से और कन्वर्ट होते होते सेम एनर्जी बायोलॉजिकल एनर्जी बन जाती है, इसी तरह से बायोलॉजिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर के भी मेंटल एनर्जी बन जाती है। अब बहुत सारे आदमी कहेंगे जी फिजिकल फ्राइड का के मतलब है कि हमारे शरीर में कोई बिजली चलती है, फिजिकल एनर्जी तो बिजली है और ये हमारी साइकोलॉजिकल। लेकिन फ्राइड कन्वर्शन के लॉ सारे जो हैं वो बताते हैं कि सारी साइंस यही है, सारी साइंस एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जितनी भी साइंसेज हैं एक दूसरे से इंटरनली जुड़े हुए हैं, और इंटरनली जुड़े हुए हैं तो वही फिजिकल एनर्जी आकर के साइकोलॉजिकल मेंटल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेंटल एनर्जी कोई नई चीज़ नहीं है। फ्राइड कहते हैं कि लोग जो मेंटल एनर्जी को आत्मा आत्मा क्या कर चिल्लाते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, वही फिजिकल एनर्जी कन्वर्ट होते हैं। इसलिए फ्राइड इसको मोनिस्ट मानते हैं, अद्वैतवादी। एक ही तत्व है सारे विश्व के, वही तत्व साइकोलॉजिकल बन जाता है, वही तत्व फिजिकल बन जाता है। जब वो रिवर्ट होता है तो फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जब वो ऊपर बढ़ता है तो केमिकल। तो फ्राइड ने इस तरह से साइंटिफिक ढंग से एनर्जी को भी एक्सप्लेन किया कि सारी एनर्जी एक ही है। लोग क्या करते थे, सुपर नेचुरल है कुछ, कोई ओपरा आ गया, उसको हमारे यहाँ ओपरा कहते हैं, और वहाँ उसको सुपर नेचुरल इवेंट, घोस्ट वगैरह इस तरह मान के कोई ऊपर की चीज़ आ गई, ये फिजिकल चीज़ से या केमिकल चीज़ से ऊपर है, कोई ओपरा है। और जब उसको ओपरा मानोगे तो फिजिकल तरीके से तो ठीक हो नहीं सकता, उसके लिए फिर तरीके भी मैजिक। बहुत सारे आदमी मर जाते थे सारी ज़िंदगी उसी में और ठीक नहीं होती, तो बहुत सारे आदमी पागल हो जाते थे। तो फ्राइड ने उस रहस्य को सारे को खोल करके रख दिया। जितना भी उन्होंने अनसाइंटिफिक एलिमेंट हमारा था, हमारे थिंकिंग का, ख़ास तौर से हमारी साइकिक एनर्जी के बारे में जितनी भी हमारी गलत धारणाएं थी, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई जब फ्राइड ने अनकॉन्शियस की खोज की। अब इस अनकॉन्शियस को जानने के लिए हमें ड्रीम की एनालिसिस करनी पड़ती है। हम उस दिन भी कह रहे थे कि फ्राइड पहले क्या करते थे, ये चारकोट के साथ चले गए। शार्को लिखा जाता शारकोट, पढ़ा जाता शार्को। ये एक बहुत बड़े आदमी के पास चले गए, शार्को के, जो मेंटल बीमारियों का इलाज किया करता था। तो उससे इन्होंने हिप्नोटिज्म सीखा। हिप्नोटिज्म का हमने पहले देख ही लिया कि हिप्नोटिक ट्रांस जो है, यानी नींद, हिप्नोटाइज में आदमी सो जाता है, वो इंड्यूस तो कर देते हैं, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है। एक तो ये है कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है वो रिफ्यूज़ कर देती है, मैं हिप्नोटाइज नहीं होती। कितनी कोशिश कर लो, हमारी आँख से आँख मिलाओ, हमारी आँख की तरफ देखो, ऐसा करो, ऐसा लग रहा है मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है धीरे धीरे, और वो कह देता है भाग जा, इतनी देर से मुझे तंग कर रखा है। तो ये कह देता है कि वीक पर्सनैलिटी का आदमी जो है वो वही
ज़्यादातर ये बात भी मानी जाती थी कि भूत प्रेत वीक पर्सनैलिटी वालों पर ही आते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले पे आते ही नहीं। तो इसलिए ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी स्ट्रॉन्ग वालों को हिप्नोटाइज करने की, वीक वालों को ही करते थे। लेकिन जब ड्रीम एनालिसिस होने लगी तो देखा कि हिप्नोटिज्म के जो लॉस हैं, नुकसान हैं, उनको छोड़ दें, ड्रीम एनालिसिस में बिल्कुल क्लियर चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। क्योंकि ड्रीम में हम कुछ भी इंड्यूस नहीं करते, हिप्नोटिक ट्रांस हम इंड्यूस नहीं करते, नेचुरल तरीके से आदमी ड्रीम देख रहा है। इसमें हिप्नोटिज्म में एक और बात होती थी, जब हम हिप्नोटिक ट्रांस यानी उसको नींद में भेज देते थे, बेहोशी जिसे कहते हैं, तो बेहोशी में बताता था मैं पक्के पुल वाला पीर हूँ, एक दिन इसने मेरे पीर के पास लघु शंका की थी, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मार करके अपने साथ ले जाऊंगा। अब वो पीर बोल रहा है, हिप्नोटिक ट्रांस में पीर बोल रहा है। लेकिन जैसे ही ट्रांस दूर हुआ, आदमी बोल जाता था कि मैंने सोते समय क्या कहा, तो फिर उसे कहना पड़ता था तुमने पीर देखा था? फिर वो कहता हाँ हाँ दिख तो रहा था पीर। तो वो फिर इमेजिनेशन से उस कमी को पूरी करता है, जो कमी रह जाती थी उसको। और कई बार हम उसको अपनी तरफ से सजेशन कुछ इंड्यूस कर देते हैं। वो पीर जो था उसकी तो लंबी लंबी दाढ़ी होगी ना, पीर था, हाँ हाँ थी, तो लंबी दाढ़ी थी या नहीं थी हमने इंड्यूस कर दिया। तो इसलिए हिप्नोटिज्म जो थी उसमें कई बार कमियां रह जाती थी। ड्रीम एनालिसिस में ये कमियां रहने की कोई संभावना नहीं है, अगर ड्रीम एनालिसिस को अच्छी तरह से किया जाए। ड्रीम एनालिसिस में सिर्फ नुकसान ये था कि दीर्घकालिक के लंबा काल, अब आदमी को 2 दिन सपने नहीं आए तो हम इंतज़ार कर रहे हैं इसके सपना आए, उससे पूछें भाई क्या सपना आया। तो फ्रायड ने सारी बहुत लंबी चौड़ी टेक्निक बनाई है, मेडिकल मैन के लिए है वो, साइकोलॉजिस्ट के लिए, हमारे लिए नहीं है। लेकिन उसमें हमने देखा कि एक तो ये कि ड्रीम के अंदर कुछ लेटेंट कंटेंट होते हैं, कुछ मैनिफेस्ट कंटेंट होते हैं। एक आदमी सबके सामने नहीं आना चाहता तो क्या करता है, भेष बदल के आता है। एक साधु यहाँ बहुत बड़ा क्राइम करके भागा था, उसने हरिद्वार में जाकर दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, कपड़े बदल लिए, तब वो यहाँ लोगों के सामने देखने के लिए आया। तो ड्रीम में भी ऐसा होता है कि जो इच्छाएं ऐसी होती हैं जिनको हम जनता के सामने नहीं कह सकते, वो भेष बदल के किसी ना किसी रूप में आती हैं। तो ड्रीम के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होते हैं लेटेंट कंटेंट, जो छुपी हुई इच्छा है, और एक होता है मैनिफेस्ट कंटेंट, जो भेष बदल करके वो इच्छा हमारे सामने आ रही है। पहले तो इन दोनों को अलग अलग करना पड़ता है, लेटेंट कंटेंट छांटना पड़ता है। लेटेंट कंटेंट छापने में बड़ी देर यूँ लग जाती है कि ड्रीम को बड़ी बारीकी से हमें लिखना पड़ता है। एक चीज़ भी अगर छूट गई तो क्या पता वही लेटेंट कंटेंट हो। तो बड़ी बारीकी से बिठा के रात तुझे क्या सपना आया, इसकी एक एक डिटेल लिखवा, वो सारी की सारी डिटेल लिखवाता है, उसको सारा रिकॉर्डिंग करके फिर एक चीज़ वो देखते हैं कौन सी चीज़ ऐसी है जो हर ड्रीम में कांस्टेंट रहती है, वही लेटेंट कंटेंट है। इसके हर ड्रीम में सांप ज़रूर दिखाई देता है, तो और चीज़ें तो छुपी हुई हैं। वो सांप कभी दूध पी रहा है, कभी सांप इस तरह से दिखाई दे रहा है, कभी थपेरा उसका तमाशा कर रहा है, कभी और तरीके से दिखाई, लेकिन सांप ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो मैनिफेस्ट कंटेंट तो बदलते रहते हैं, कभी किसी रूप में आ रहा है, किसी रूप में छुप करके आना, क्योंकि छुप के आना उसने, तो छुपने के लिए कोई ना कोई रूप बना सकता है वो। तो मैनिफेस्ट कंटेंट को तो हम दूर करते जाएंगे। जो चेंजिंग है बिल्कुल, जिसमें एक ड्रीम में दूसरे ड्रीम में बिल्कुल चेंज होती रहती है, उनको हम निकालते जाएंगे, और हम जो कांस्टेंट चीज़ रहने वाली है उन ड्रीम में देखेंगे।
अब इसमें फ्रायड ने बहुत, जैसा मैंने कहा कि मेडिकल मैन करते हैं, ये लंबा प्रोसेस है। जब किसी मरीज़ को सीवियर मेंटल रोग होता है तो उसके ड्रीम एनालिसिस करते हैं, तो कई एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता लग जाता है एनालिसिस करने में। इसीलिए मेंटल लोगों का इलाज महंगा पड़ता है। लेकिन वो कम से कम ये है कि मिनिमम 3 ड्रीम तो होने ही चाहिए। एक ड्रीम में ये नहीं हो सकता कि हम ज्योतिषियों की तरह कहते हैं रात को क्या हुआ था, छपकली दिखाई दे, हो छपकली का मतलब बीमार होना, तुम बीमार होने वाले हो। ये कोई जादू का काम नहीं है, साइंटिफिक काम है बड़ा। इसलिए एक ड्रीम से पता नहीं लग सकता, क्योंकि हमें लेटेंट कंटेंट ढूंढना है। कौन सा ऐसा कंटेंट है, कई बार ऐसा होता है कि लेटेंट कंटेंट छुप जाता है, तो 4-4, 5-5 ड्रीम देखने पड़ते हैं। तो ड्रीम एनालिसिस बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन सारी रॉयल रोड को खोल के रख देता है। हमारे अनकॉन्शियस की सारी दबी हुई दमित इच्छाओं को वो सारा खोल करके रख देता है। फिर डॉक्टर जो है उसको पेशेंट को बताता है, और पेशेंट को अपने अंदर ही जो दबी हुई इच्छाएं हैं उनसे घृणा होने लगती है। फिर वो उनको त्यागने लगता है धीरे धीरे, और वो ठीक हो जाता है, उसकी एबनॉर्मलिटी ठीक हो जाती है। तो इसलिए ड्रीम एनालिसिस का काम, सबसे ज़रूरी काम फ्रायड ने निकाल करके दिया। अनकॉन्शियस को पहुंचने के लिए यही सबसे बड़ा रास्ता, रॉयल रोड। हर आदमी इस काम को नहीं कर सकता। हम बैठ जाएं इस काम करने के लिए तो ड्रीम को लिखते लिखते बोर हो जाएंगे हम तो, और फिर उसमें से देखेंगे एक एक चीज़ को बारीकी से नहीं लिखा तो क्या पता एक ड्रीम में जो लेटेंट कंटेंट थी हमसे चूक जाए। इसलिए उसकी एक एक डिटेल, हाँ भाई क्या दिखाई दिया, वो बाल ऐसे बना रहा था, वो बालों के अंदर कंघा चला रहा था, वो कंघे के अंदर से कुछ फूल सा गिर रहा था कंघे के अंदर से। तो एक एक चीज़ जब बताएगा तो कहेंगे ओहो ये फूल कॉमन आता है सब में। 5 ड्रीम हमने इसके 4 ड्रीम देखे, और बदलती रहती हैं चीज़ें, फूल कॉमन आता है। तो एक दिन सिंबल हमने देखी, फूल किस चीज़ की सिंबल है, हमने कहा इस चीज़ की सिंबल है, ये लेटेंट कंटेंट है। तो जैसे हमने शुरू में कहा था कि फ्रायड ने कहा कि स्नेक जो है ये सेक्स ऑर्गन की सिंबल है। तो इस तरह से फ्रायड ने सारी सिंबल लेकर के, सारी ग्रीक मैथोलॉजी से लिए हैं उसने, जितनी ग्रीक माइथोलॉजी है उसमें जो सिंबल थी उन सबको लेकर के उसने ड्रीम के एनालिसिस करके और पेशेंट को देखना शुरू किया। तो बहुत बड़ा काम फ्रायड ने ड्रीम एनालिसिस के ज़रिए से अनकॉन्शियस तक पहुंचने का काम किया।